जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवदीप सर के साथ पॉलिटी के सेशन में, जहां पर हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ने वाले हैं। प्रेसिडेंट के इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है और प्रेसिडेंट के पास क्या-क्या पावर्स होती हैं, पावर्स को प्रेसिडेंट किस तरह से यूज करते हैं और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति वास्तव में हमारे देश के एक एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में काम करते हैं। लेकिन इसमें समझना ये पड़ेगा कि राष्ट्रपति हमारे लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकारी प्रमुख के रूप में काम करते हैं। ये फीचर हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति के द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्यों को हमने यूएस से लिया है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, उसकी शक्तियां और उसके काम करने का तरीका यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जैसा है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति as the executive head of both the houses has been taken from ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैं आपको इसे ऐसे समझाता हूं और ऐसे अगर आप समझेंगे तो काफी अच्छे से जान पाएंगे इससे संबंधित बातों को। देखिए दोस्तों, अगर आप देखें कि किसी भी देश में रिपब्लिक बनने का सिस्टम क्या है, तो रिपब्लिक का मतलब यह होता है जहां पर उस देश का प्रथम नागरिक चुना जाए। भारत में रिपब्लिक भारत क्यों है? क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक चुना जाता है, यह चुनाव की प्रक्रिया से बनता है, इसलिए भारत रिपब्लिक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम भारत के हेड के रूप में देखेंगे किसी को, तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपति ही होंगे। तो भारत में दो तरीके से हम लोग हेड्स को समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारत में एक हो गया हेड ऑफ स्टेट और दूसरा हो गया जिसे कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट कहने का मतलब यह है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख, और फिर दूसरा है भारत का सरकार प्रमुख। अब भारत का सरकार प्रमुख तो होता है भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि सरकार जब भी चुनी जाती है हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, हम अपना राष्ट्रपति नहीं चुनते। और आपको मजेदार बात बताऊं, अगर आप समझने की कोशिश करो तो हेड ऑफ स्टेट होता है डी ज्योर हेड। डी ज्योर हेड का मतलब होता है कि भारत का वो व्यक्ति जो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में वर्णित है। तो हेड ऑफ स्टेट भारत में डी ज्योर हेड है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भारत में डी फैक्टो हेड है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि डी फैक्टो और डी ज्योर में अंतर क्या, तो आप बताइएगा कि डी फैक्टो हेड का मतलब ये जो वास्तविक रूप से लोगों द्वारा चुना गया हेड है वो डी फैक्टो है, लेकिन डी ज्योर हेड का मतलब ये कि जो इनडायरेक्टली लोगों द्वारा ही चुना गया लेकिन वो राष्ट्र का प्रमुख है, तो डी ज्योर है। और ये डी ज्योर और डी फैक्टो ये अलग भाषाओं के शब्द हैं जो इस्तेमाल करते हुए यहां पर रख दिए गए हैं। बहरहाल मुद्दा यह है कि हेड ऑफ स्टेट के रूप में जो हमारे भारत का राष्ट्रपति कार्य करता है, उस भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी में किस तरह से कार्य होता है, ये हमारे आज के डिस्कशन का अच्छा खासा सब्जेक्ट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, भारत में भारत का प्रथम नागरिक हमेशा याद रखिए इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है और ये इलेक्शन प्रोसेस हर 5 साल में होती है, इसीलिए भारत एक रिपब्लिक है। तो देखो दोस्तों, सिंस द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया that is president is elected after every 5 years, that's why India is रिपब्लिक, है ना। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत गणतांत्रिक व्यवस्था इसीलिए है, गणतांत्रिक व्यवस्था इसी कारण है क्योंकि
भारत का प्रथम नागरिक चुनाव, है ना, भारत का प्रथम नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। तो ये है। अब देखो दोस्तों, अब आपको आज समझ में आया होगा कि भारत रिपब्लिक क्यों है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब भी आप पढ़ते हो ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब यही होता है कि भारत एक गणराज्य इसीलिए है क्योंकि इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन व्यक्ति किस जाति, धर्म, लिंग या किसी प्लेस ऑफ बर्थ से आता है, उसको भारत का राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। Anyone can become the president of India if he has completed 35 years of age, is not bankrupt and also is mentally sound. पढ़ाई लिखाई का कोई पैमाना नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो भी राष्ट्रपति बन ही सकता है, यदि व्यक्ति नहीं भी पढ़ा लिखा तो भी राष्ट्रपति बन ही सकता है। ठीक है। वैसे भी विजडम के बारे में ऐसा कहा जाता है, किसी व्यक्ति की समझदारी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे भी कई बार मूर्ख होते हैं और अनपढ़ भी कई बार काफी समझदार। ऐसा इतिहास में हमें काफी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जिसमें से अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक ही एक दूसरे के विरोध में है। अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, बावजूद उसकी मनसबदारी व्यवस्था और उसकी राजपूत पॉलिसी को सबसे ज्यादा सराहा जाता है। और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद सबसे प्रयोगात्मक, या यूं कहें कि हिंदुस्तान के सबसे मूर्ख राजाओं में शुमार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत के गणतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाते हुए मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूंगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपतियों को आप कैसे याद कर सकते हो। तो भारत के राष्ट्रपतियों को याद करने की एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, जो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से देता हूं। अच्छा, हमारे भारत की इस समय पर जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। पहले महामहिम का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। महामहिम का मतलब होता है हिज हाइनेस। पहले हिज हाइनेस शब्द को इस्तेमाल करते थे, फिर बीच में हिज हाइनेस शब्द को इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। हिज हाइनेस शब्द को इस्तेमाल करने के बंद करने के पक्ष में अगर कोई था, वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा कि किसी को महामहिम या हिज हाइनेस कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 18 या हमारे जो संविधान के अंडर दिया हुआ अनुच्छेद 18 है, उसको पूरी तरह से न मानना। आप किसी को क्यों हिज हाइनेस कह रहे हैं, जबकि उसके पास मात्र इस बात का खिताब है कि वो व्यक्ति भारत का प्रथम नागरिक है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए तो बताइएगा कि यह 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की। भारत का जो राष्ट्रपति है वह है हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। इसीलिए भारत रिपब्लिक है, क्योंकि बार बार यहां पर हर 5 वर्षों में हम लोग देखते हैं चुना जाता है राष्ट्रपति को। अच्छा, एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, जो बड़ी अच्छी सी ट्रिक काम करेगी इसको याद करने में, एंड डेफिनेटली आप इसको बड़े अच्छे से याद भी रखोगे। देखो दोस्तों, बड़ी अच्छी से जो ट्रिक है उस ट्रिक को ऐसे याद रखिए, ये हिंदी में ही है, इंग्लिश में तो नहीं है। राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब राम शंकर नारायण ने, तब राम शंकर नारायण ने अपनी कलम से प्रतिभा, प्रणब व
कोविंद को मुर्मू लिखा। कोविंद को मुर्मू लिखा। अब देखिए, बड़ी अच्छी सी ट्रिक है ये। अगर आप चाहो तो इस ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो सारे के सारे राष्ट्रपतियों को याद करने में। जैसे सबसे पहले राजू का मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये एक ऐसे भी राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे, यानी कि 10 सालों तक। फिर उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत ऑफिस में ही हो गया था, 1969 की बात है। 1969 में इनके देहांत के बाद फिर वीवी गिरी साहब, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, वो हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति बने। तो ये वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति, इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। पांचवें राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। छठे राष्ट्रपति हमारे देश के हुआ करते थे नीलम संजीव रेड्डी। सातवें राष्ट्रपति जो हमारे देश के थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। और आठवें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमन, तो राम। फिर उसके बाद 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। 10वें राष्ट्रपति थे के आर नारायणन। 11वें राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। 12वें राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यदि आप देखें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये नाम, तो नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा जी हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर उसके बाद आए प्रणब दा, यानी कि प्रणब मुखर्जी। फिर उसके बाद आए राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और उसके बाद अभी इस समय पर जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा से आती हैं। ओडिशा में एक जगह है मयूरभंज, वहां से, है ना। और वो एक जनजातीय समुदाय से आती हैं। जनजातीय का मतलब होता है एक ट्राइब से आती हैं, जिसके बारे में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। बाकी जितने भी शब्द आपको लिखे हुए दिख रहे हैं ये मात्र फिलर्स हैं, ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे राजू की राधा, तो ये की जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर भी ये की जोड़ने के लिए ही इस्तेमाल है। में तब भी जोड़ने के लिए ही इस्तेमाल किया गया। वैसे ही यहाँ पर ने, यहाँ पर से, यहाँ पर व, यहाँ पर को, और यहाँ पर लिखा। आप कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि भारत में जो टोटल राष्ट्रपतियों की संख्या है वह 15 आपको दिखती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 शंकर, नंबर 9 है नारायणन जी, नंबर 10 है। 11वें नंबर पर है कलाम साहब। 12वें नंबर पर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें नंबर पर प्रणब दा। 14वें नंबर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और 15वें नंबर पर है द्रौपदी मुर्मू जी। इस तरह से तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक अच्छी ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो हमारे राष्ट्रपतियों को। तो इट्स अ ट्रिक टू रिमेंबर प्रेसिडेंट्स। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन से हमारे किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो अगर आपको ट्रिक याद रहेगी ना, तो आप ये नंबर अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसा कभी कभी पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो उस पूछे जाने पर भी टेंशन मत लीजिएगा। आपको पूछे जाने पर भी बस ये याद रखना है कि हाँ जी, ट्रिक है कि भाई प्रेसिडेंट्स को याद किया जा सकता है। सो ट्रिक टू रिमेंबर प्रेसिडेंट्स। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जाने। राष्ट्रपति हैं क्या? राष्ट्रपति भारत के अगर हेड ऑफ स्टेट के रूप में काम करते हैं, तो हेड ऑफ स्टेट के रूप में काम करते हुए सबसे पहला आर्टिकल जो भारत के राष्ट्रपति को डेडिकेटेड है वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 ये कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, वो एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53 के अंडर लिखी हुई है।
कि जो भी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं वो कार्यकारी शक्तियों को आर्टिकल 53 में लिखा गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 के अंदर है और आर्टिकल 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्शन और मैनर ऑफ इलेक्शन इन दोनों पर चर्चा करें, फिर आपको शक्तियों के बारे में बताऊंगा। प्रेसिडेंट भारत के होते हैं और होंगे ही, ये बात तो आपको वैसे ही पता है। सबसे पहले ना इलेक्शन जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, उस इलेक्शन प्रोसेस को कहते क्या है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। आखिर उसे सिंगल प्रोपोर्शनेट सिस्टम कहते हैं, आनुपातिक विधि प्रणाली कहते हैं उसे, या एकल संक्रमणीय मत भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सब है क्या? एंड इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, उसे क्या कहा जाता है, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया कॉल्ड, है ना? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए खैर, सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट का जब भी इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और वो इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी लोग होते हैं उनके पास वोट करने की अपनी शक्तियां होती हैं। तो आइए सबसे पहले ये ध्यान दे लेते हैं कि कौन कौन वोट कर सकता है और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं। तो इलेक्शन, ये हमारी हेडिंग होगी, यानी कि किस तरह से निर्वाचन किया जाता है। अच्छा, निर्वाचन करवाने वाली बॉडी कौन है? तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का मतलब भारत का निर्वाचन आयोग ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। और आर्टिकल है एक, आर्टिकल 71 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल कहता है कि यदि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो तो उस गड़बड़ी के लिए आप सीधे जाकर के भारत के सुप्रीम कोर्ट में भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें तो क्लियर हैं। आर्टिकल 71 चुनाव को चैलेंज करने वाली बात, आर्टिकल 54 और 55 के अंदर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की बात। इलेक्शन निर्वाचन के लिए बनाया जाएगा एक इलेक्टोरल कॉलेज, और जो इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज को कहा जाता है निर्वाचक मंडल। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होंगे, मुख्य बात तो यह है। तो देखिए दोस्तों, निर्वाचक मंडल में जो लोग होंगे उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हमारे देश के जितने भी राज्यों में विधानसभाएं हैं उन सभी के विधानसभा सदस्य। तो पहला, राज्यों की विधानसभाओं। अच्छा, यहां पर एक और बात मेंशन कर लेते हैं, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य। अब देखिए, पहले ऐसा होता था कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे जो निर्वाचित नहीं होते थे। मतलब एंग्लो इंडियन सदस्यों को इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं, गवर्नर द्वारा नॉमिनेट करके लाया जाता था। पर अभी 104वां संशोधन हो गया तो ये सिस्टम ही हटा दिया गया है। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो नॉमिनेटेड होंगे, तो सिंपल सी बात है, हम फिर सिर्फ सदस्य लिखेंगे। तो यहां पर पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं एमएलएज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, एक बात और हमसे एक स्टूडेंट ने पूछी थी कि सर ये जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं इनको क्या केंद्र शासित प्रदेश के अलावा भी कोई शब्द कहते हैं? तो हिंदी में संघ शासित राज्य भी कहा जाता है इन्हें। अगर आपको कहीं पर संघ शासित राज्य लिखे या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आप समझिएगा कि यूनियन टेरिटरी की ही बात हो रही है, संघ शासित प्रदेश की ही बात हो रही है।
तो यूनियन टेरिटरीज, अच्छा कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अंदर विधानसभाएं हैं? तो देखो दोस्तों, एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है दिल्ली, दूसरी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुडुचेरी, और तीसरी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा, इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में दूसरा कौन होता है? तो याद रखिएगा, ऑल लोकसभा एमपीज एंड इलेक्टेड राज्यसभा एमपीज। इलेक्टेड राज्यसभा एमपीज, ये बड़ा बढ़िया है पॉइंट। लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जब हुआ करती थी तो राष्ट्रपति 2 लोगों को नॉमिनेट करके लोकसभा में भेज सकते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। 104वां संशोधन आया 2020 में, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेशन देना ही बंद कर दिया। तो जितने हमारे लोकसभा में लोग हैं वो सारे के सारे निर्वाचित ही हैं। तो सभी के सभी लोकसभा सांसद एवं निर्वाचित राज्यसभा सांसद, क्योंकि राज्यसभा में 12 सांसद ऐसे होते हैं जो निर्वाचित नहीं होते हैं। अब मजेदार बात आपको यहां पे जाननी पड़ेगी, 12 सांसद निर्वाचित नहीं होते तो वो मनोनीत होते हैं, और वो 4 जगह से मनोनीत होकर के आते हैं, जिसके बारे में राज्यसभा पढ़ाते टाइम आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा यह है कि जो मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए गए हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो लोग उसी फेवर में वोट कर सकते हैं जिस सरकार के दौरान राष्ट्रपति उन निर्वाचित सांसदों के अलावा मनोनीत सांसदों को लेकर के आए हैं। इसलिए ये थोड़ा सा फेयर इलेक्शन रखने के लिए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपको समझ में आ गया है कि यूनियन टेरिटरी में कौन कौन लोग होंगे। अब देखिएगा, सभी लोकसभा सांसद व निर्वाचित राज्यसभा सांसद, तो निर्वाचित का मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का मतलब मनोनीत होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलएज और एमपीज, लेकिन एमएलए और एमपी की वोट की वैल्यू को कैसे काउंट करेंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले कि भारत में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, वो निर्वाचन की प्रक्रिया में एक पॉइंट तो यूज किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि भारत में हम 18 के ऊपर वालों को ही वोट देने का अधिकार देते हैं। 18 साल के नीचे वालों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ था। हालांकि पहले ये उम्र 21 साल हुआ करती थी, लेकिन राजीव गांधी जी की सरकार जब थी 1985 में, तो उनकी सरकार 4 साल तक आगे बढ़ी। उन्हें यह समझ में आया कि देश में कोई भी नागरिक जो 18 की उम्र पूरी कर चुका है उसके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई नागरिक 18 साल में वोट दे करके अपने देश की सरकार चुन सकता है तो स्वाभाविक है कि बढ़िया है। अब सोचिए, राजीव गांधी जी ने शादी की एज नहीं घटाई, क्योंकि उन्हें पता था कि एक नागरिक 18 वर्ष की उम्र में वोट दे करके भारत की सरकार चुन सकता है, भारत देश को चला सकता है, लेकिन परिवार नहीं चला सकता। परिवार चलाने के लिए 3 साल और परिपक्व होना चाहिए। अगर वो 3 साल और मैच्योर्ड हो जाएगा तो काम बनेगा, वरना ऐसे तो नहीं। खैर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ इसलिए भी लागू होता है क्योंकि अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो राज्यसभा के सांसद बनने के लिए मिनिमम 30 साल का होना जरूरी है। लोकसभा के सांसद बनना चाहते हो तो मिनिमम 25 साल का होना जरूरी है। इवन आप एमएलए भी बनना चाहते हो, चाहे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, किसी भी यूनियन टेरिटरी के हो या फिर किसी भी राज्य के हो, 28 राज्य जो भारत में है, इन सभी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। स्वाभाविक है, कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी 18 के ऊपर ही होगा। तो फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट यहां पर है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि इनमें से जो लोग भी होते हैं वो अपना वोट एक व्यक्ति को दे देते हैं। अब चलिए मैं आपको ऐसे बताता हूं, भारत में जब अक्सर चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के लिए तो एनडीए अपना एक उम्मीदवार खड़ा करता है, यूपीए अपना एक उम्मीदवार खड़ा करता है।
एनडीए का मतलब आप जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मुख्य पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के साथ और भी पार्टीज हैं, जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वो एनडीए अलायंस का हिस्सा है। आप लोगों ने हाल ही में देखा, बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी 9वीं बार शपथ लिए। और दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति को उम्मीदवार खड़ा करने के लिए यूपीए भी अपनी कोशिश करेगा। और यूपीए में मुख्य पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, वाईएसआर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। और कांग्रेस के साथ साथ और भी पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, और ये जो आईएनडी अलायंस बना, आईएनडी अलायंस में बहुत सारे पार्टीज हैं जो उसका हिस्सा हैं। तृणमूल कांग्रेस है ना, राष्ट्रीय जनता दल है जिसमें लालू प्रसाद यादव जी हैं, या फिर समाजवादी पार्टी है जिसके अखिलेश यादव जी हैं, एन नंबर ऑफ पार्टीज, ये तो आप जानते ही हो। अब मुद्दा ये है कि जब ये एनडीए के कैंडिडेट और यूपीए के कैंडिडेट के बीच में फाइट होगी चुनाव, है ना, तो बताइए, सिंपल सी बात है ना, कि अगर एनडीए और यूपीए के बीच में ये फाइट हो रही है, तो इस फाइट होने में या इस कॉन्टेस्ट होने में या इलेक्शन का प्रोसेस होने में जिसकी ज्यादा जगहों पर सरकार होगी, उसी व्यक्ति का प्रेसिडेंट चुना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार इस समय पर अधिकतर राज्यों में है, और बीजेपी की सरकार अधिकतर राज्यों में होने की वजह से सांसद भी बीजेपी के ज्यादा हैं, बीजेपी के एमएलए भी ज्यादा हैं। तो जब एमएलए ज्यादा हैं, सांसद ज्यादा हैं, तो बीजेपी वाला ही कैंडिडेट, एनडीए वाला ही कैंडिडेट जीतेगा ना, यूपीए वाला तो जीत नहीं सकता। ऐसा ही कांग्रेस के टाइम पर था। अगर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के सरकार के समय पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया 2007 में। 2007 से 2012 तक उनका टेन्योर रहा। 2012 से लेकर के 2017 तक प्रणब दा का टेन्योर रहा। 2017 से 22 तक कोविंद साहब का टेन्योर रहा। 22 में मुर्मू जी आ गई। सिंपल है लॉजिक। जब बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय पर एनडीए का जो गठबंधन था, उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चुना, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से नॉमिनेट किया गया था कि आप प्रेसिडेंट बनिए। तो एनडीए के कैंडिडेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस सिंपल से लॉजिक के हिसाब से अगर चलें, तो मैं आपको यहां पर एक कैलकुलेशन बताता हूं कि वोट कैसे गिना जाएगा। तो देखो दोस्तों, वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए, है ना, एक एमएलए की विधायक के मत का मूल्य। अब कैसे निकालेंगे विधायक के मत का मूल्य? तो देखो दोस्तों, विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। इक्वेशन कहता है कि जो हमारे देश, उस प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है, सबसे पहले उसको, है ना, तो ऐसे आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी डिवाइड बाय टोटल सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000, है ना। ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। मतलब राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल विधानसभा सदस्य, सदस्यों की संख्या। अब आप इस कंसेप्ट के हिसाब से देखिए, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से वोट वैल्यू मध्य प्रदेश के विधायक की अलग होगी, उत्तर प्रदेश के विधायक की अलग होगी। देखना आप कैसे, अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ऐसे समझो। देखो, एमपी की बात करें ना, तो देखो एमपी में जो इस समय पर एमपी की टोटल पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस के हिसाब से, 2011 की सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है 7,25,00,000, इतनी है।
ठीक है। अब ये 7,25,00,000 में मध्य प्रदेश में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 230 इंटू 1/1000। तो आप 1 2 3 1 2 3 इनको उड़ा दो, 3 ये उड़ा दो। अब बचता है आपके पास 72,500 और उसको 23 से डिवाइड करके देखो। तो अगर मैं आपसे बोलूं 72,500 को हम 23 से डिवाइड करके देखें तो यहां पर क्या डेटा निकल करके आएगा। सो 72,500 डिवाइडेड बाई 23, मेरे ख्याल से मैंने कुछ जीरो बढ़ा दिए हैं क्या ज्यादा ऐसा मुझे लग रहा है। 7,25,25,00,000, यस, एक जीरो मैंने ज्यादा बढ़ा दिया था। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। 7,25,00,000 में अब देखिए आप, तो अब यहाँ 7250 है बटे 23 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 315। तो एमपी के विधायक की वोट वैल्यू, यानी एक विधायक वोट डाल रहा है तो एक विधायक का वोट 315 काउंट होगा। क्लियर समझे आप। फिर दूसरा देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट की वैल्यू अलग होगी। यूपी में क्या है, यूपी में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन मान के चलिए आपकी 20 करोड़ है। ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 20 लाख, और ये हो गया 2 करोड़, ये हो गया 20 करोड़। अब 20 करोड़ गुणे 1/1000 और डिवाइडेड बाई टोटल वहां पर 403 सीटें हैं। अब आप समझिए ना कितना बढ़िया कंसेप्ट है ये। यहां से आपने 3 जीरो उड़ा दिए। अब आप खुद ही देख लो कि आपके पास ये जो 2 लाख का डेटा है, इस 2 लाख के डेटा में 403 से डिवाइड करके देखिए। तो मैं यहां पर एक बार आप ही के सामने कैलकुलेट करके देखता हूं। 2 लाख डिवाइड बाई 403, यहां पर जो वोट वैल्यू आ रही है यूपी के विधायक की, वो यूपी के विधायक की वोट वैल्यू आ रही है 496, 496। अब देखो आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया कि मध्य प्रदेश के विधायक की वोट वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि वहां पर टोटल सीट्स कितनी है वहां की विधानसभा में, प्लस वहां की पॉपुलेशन कितनी है। उत्तर प्रदेश के टोटल वोट, उत्तर प्रदेश के जो टोटल लोग हैं उसमें एमएलए की सीट कितनी है, इस बात से डिफाइन होगा कि उसके वोट वैल्यू कैसे होगी। और ये हर किसी की वोट वैल्यू अलग अलग है दोस्तों। अब ये जो प्रेसिडेंट का वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए है, ये हर जगह का चेंज होगा। मध्य प्रदेश का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, 28 राज्यों का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, पुडुचेरी का अलग होगा, जम्मू कश्मीर का अलग होगा। सबका अलग अलग वोट वैल्यू निकलेगा एमएलए का। अब ये देखा जाएगा कि कौन सा एमएलए किस वाले कैंडिडेट को वोट दे रहा है। अब आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, तो जो एनडीए का कैंडिडेट है हो सकता है उसको आंध्र प्रदेश के कुछ एमएलए का वोट मिले और कुछ एमएलए का वोट ना मिले। नवीन बाबू, जो नवीन पटनायक हैं, वो ओडिशा के इस समय पर चीफ मिनिस्टर हैं। अब उनकी पार्टी बीजू जनता दल वहां पर सत्ता में है। बीजू जनता दल के विधायक वोट करेंगे, उनकी वोटिंग में देखना पड़ेगा ना कि कितने लोगों ने एनडीए वाले को वोट किया, कितने लोगों ने यूपीए वाले को वोट किया। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो सबसे पहले वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए ये निकला। अब देखिए वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी, वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी, सांसद के मत का मूल्य। और कोई भी सांसद हो, जैसे अगर वो राज्यसभा का सांसद है तो भी, अगर वो लोकसभा का सांसद है तो भी। अब यहां पर सीधा सिंपल टोटल वोट वैल्यूज ऑफ एमएलए, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज, है ना, विधायकों का कुल मत मूल्य, विधायकों का कुल मत मूल्य डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज, है ना, कुल निर्वाचित सांसद। ये देखिए
अब इनका सिस्टम एकदम सिंपल है। एमएलए की वोट वैल्यू मान लीजिए, यहां पे जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था उस कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए, एमपी, यूपी प्लस जो 28 राज्य हैं और प्लस जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब का मिला करके मान लीजिए कि वोट वैल्यू निकल करके आया टोटल 1 लाख। ये 1 लाख निकल करके आया, मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो 1 लाख निकल के आया है, इसमें कुल निर्वाचित सांसद कितने हैं? तो लोकसभा के टोटल निर्वाचित सांसद हैं 543, 543, और राज्यसभा के जो कुल निर्वाचित सांसद हैं वो हैं टोटल 233। अब 543 और 233 को जोड़ोगे तो 543 और 233 को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 776, 776। अब आप ये 1,776 से डिवाइड कर दो। अब ये टोटल है ना, 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज के टोटल एमएलए की वोट वैल्यू है। अब आप इसको 1 लाख से 776 से डिवाइड करके देखो, तो माना 1 लाख आया था और 1 लाख को आपने 776 से डिवाइड किया तो एक की वोट वैल्यू 128 आ रही है, जो कि इतना कम नहीं होगा, ये मान के चलो आप 10 लाख होगा फॉर एग्जाम्पल। तो यहां से वोट वैल्यू कितनी निकल करके आई? 128। और मैं आपको बता दूं, एमएलए की वोट वैल्यू अगर 496 या 315 होती है ना, तो एमपी के वोट की वैल्यू हजारों में होती है। और अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि विधायक लोग अपना वोट देंगे प्रेसिडेंट बनाने के लिए, तो एक के पास 315 होंगे, 496 होंगे, किसी के पास 220 होंगे, किसी के पास 410 होंगे, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एमपी के वोट वैल्यू की, यानी कि एक सांसद के वोट मतों के मूल्य की, तो सांसद का मत मूल्य इस तरह से निकाला जाएगा। टोटल विधायकों को जोड़ दो, विधायकों को जोड़ने के बाद सांसदों को डिवाइड कर दो भट्ट से, निकल आएगा पूरा का पूरा कैलकुलेशन। तो अब आप बताइए, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है और इस बहुत ही इजी कंसेप्ट पर काम होता है। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉलो क्या करना है। इलेक्शन का जब प्रोसेस होगा ना, इलेक्शन के प्रोसेस में फॉलो करनी है एक चीज, और वो एक चीज क्या है? तो एक चीज तो ये है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट फॉलो करना है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यह भी ध्यान देना है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज होना चाहिए। दिस मस्ट बी यूज एज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो पहला, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, CHI SE लिखा हुआ मिल जाएगा, ZE लिखा हुआ मिल जाएगा। तो SE और ZE ये दोनों को पढ़िएगा, एक ही बात है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये तो स्वाभाविक है कि हर 18 साल के ऊपर वाला ही संसद के अंदर बैठा होगा, ऐसा तो है नहीं कि 18 साल से नीचे वाला कोई संसद में बैठा हो। और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत, उसको कहते हैं सिंगल प्रोपोर्शनेट सिस्टम। मतलब एक व्यक्ति एक को वोट देगा। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मताधिकार, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये हम हैं, या तो एनडीए वाले को वोट देंगे, यूपीए वाले को वोट देंगे, बात ही खत्म। जब आपको ए या बी दोनों में से एक ही को चुनना है, तो फिर आप या तो ए को चुनेंगे या तो बी को चुनेंगे, कोई 50-50 उसमें है ही नहीं, या तो 0 है या तो 100 है। एक को आप नहीं चुनते जिसको आपने 0% वोट दिया, एक को आप चुनते हैं जिसको आपने 100% वोट दिया। अब आपके द्वारा दिए गए वोट के हिसाब से वो वैल्यू को हम काउंट करके देख लेंगे। वैसे भी आप इतना तो समझ गए होंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि जिसकी सरकार होगी, राज्यों में खूब होगी, साथ ही साथ केंद्र में भी, लोकसभा में सत्ता में होंगे, राज्यसभा में भी उनके सांसद होंगे, हमेशा उन्हीं का राष्ट्रपति चुना जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति वैसे तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट होना चाहिए पार्टी का। अगर पार्टी का सपोर्ट नहीं है तो इनडायरेक्टली वो इलेक्शन कभी भी जीत नहीं सकता। और याद रखिएगा,
ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये हमारे राष्ट्रपति के लिए कंप्लीटली इनडायरेक्ट प्रोसेस है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि देखिए डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है आपके द्वारा चुनाव, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में आप देते हो ना वोट, आप अपने प्रधानमंत्री चुनते हो। प्रधानमंत्री चुनने के लिए आप लोकसभा के अपने एरिया में सांसद को जिताने के लिए वोट देते हो। फिर ऐसे ही जब आपको चीफ मिनिस्टर चुनना होता है तो चीफ मिनिस्टर चुनते समय आप ऐसे ही वोट देते हो और वोट दे करके फिर आप अपना चीफ मिनिस्टर चुनना चाहते हो। बट द अल्टीमेट थिंग इज दिस वन ओनली। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ और इस कंसेप्ट के क्लियर होने के बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो क्या किया जाए, है ना। देखो, दो प्रक्रिया आज समझा देता हूं, फिर प्रेसिडेंट की पावर वगैरह के बारे में आपको आगे बताऊंगा। देखो, आर्टिकल 61 कहता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट का सिस्टम है, ये प्रेसिडेंट का सिस्टम हम लेकर के कहां से आए थे? तो दोस्तों आपको पता है कि प्रेसिडेंट बनाने का सिस्टम हम लेकर के आए थे अमेरिका से, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रेसिडेंट की शक्तियां दी हैं। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है? पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पॉइंट हमेशा, कि प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा, या यूं कहो यहां पे लोकसभा लिखते ही नहीं है, यहाँ पे सीधे पार्लियामेंट लिख देते हैं, पार्लियामेंट, है ना। प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द पार्लियामेंट, ये सिस्टम कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट्स हाउ, सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। चूंकि प्रेसिडेंट शब्द आ जाता है ना, तो प्रेसिडेंट शब्द हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे भारत के पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था में एक व्यक्ति जो ऊपर हेड के रूप में बैठा हुआ होगा ना, वो व्यक्ति हेड के रूप में जो बैठा हुआ है, ये सिस्टम ही हम पूरा का पूरा ब्रिटेन से इंपोर्ट करके लाए हैं। हालांकि ब्रिटेन में जिस जगह पर भारत का राष्ट्रपति है, उस जगह पर ब्रिटेन में वहां के राजा रानी होते हैं, इसीलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वहां पर लोग वोट देकर के अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, लेकिन वहां लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से अपना राष्ट्रपति नहीं चुनते। और जिस देश में राष्ट्रपति नहीं है, वो देश रिपब्लिक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई देश एक धर्म विशेष के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाता हो, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक शब्द जुड़ा हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का मतलब यह होता है कि कोई भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनेगा तो इस्लामिक व्यक्ति ही बनेगा। हालांकि भारत के साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भारत में कोई जो प्रेसिडेंट बनेगा वो इस्लामिक होगा या हिंदू होगा या क्रिश्चियन होगा। कोई भी, आपने देखा ना इतने सारे, आपने देखा डॉक्टर जाकिर हुसैन मुसलमान थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब और राजेंद्र प्रसाद जी यानी बाबूजी, ये दोनों लोग हिंदू थे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ये मुसलमान थे, है ना। आपने उसके बाद देखा ज्ञानी जैल सिंह साहब, ये सिख थे। तो भारत में धर्म विशेष का व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में नहीं चुना जाता। मैंने पहले ही बताया था कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको आर्टिकल 61 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं।
आर्टिकल 61 इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोसीजर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किस तरह से होगा? तो देखो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इम्पीचमेंट यानी इसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है, महाभियोग, इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। फिलहाल जब भी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाना होता है तो प्रस्ताव दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लेके आइए, राज्यसभा में लेकर के आइए। तो देखो दोस्तों, इम्पीचमेंट में लाने के पहले 14 दिनों का प्रायर नोटिस, 14 दिनों का प्रायर नोटिस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाना चाहिए, है ना। 14 दिनों की पूर्व सूचना, इतना राष्ट्रपति के पास पहले ही बता दीजिए कि आपको आपके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है हमारे पार्लियामेंट में। अब दूसरा, लाना क्या है? लाना है प्रपोजल। और ये जो प्रपोजल है या जो प्रस्ताव है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो प्रपोजल लेकर के आना है, और प्रपोजल एनी हाउस, है ना, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। अब जब किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा तो या तो इसे राज्यसभा में लेकर के आएंगे और या फिर इसे लोकसभा में लेकर के आएंगे। आरएस का मतलब राज्यसभा, एलएस का मतलब लोकसभा। अब देखिए, यह प्रस्ताव पारित होगा किसी एक सदन से, ठीक है। मान लिया कि यहां से यह पारित हो गया, राज्यसभा से लेकर के आए थे, राज्यसभा में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया और एक्सेप्ट के साथ साथ इसको पारित कर दिया गया। अब जब ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, तो रिजोल्यूशन पास कैसे होगा? तो याद रखिएगा, 2/3 बहुमत होना चाहिए। और यहां पर एकदम स्ट्रिक्ट है सिस्टम। 2/3 बहुमत होने का मतलब यह है 2/3 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, नॉट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यह बड़ा सिस्टम है, ध्यान देना है आपको। यह 2/3 बहुमत टोटल मेंबर्स का होना चाहिए दोस्तों, नॉट द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट। ठीक है, टोटल मेंबर्स का होना चाहिए। अब अगर ये 2/3 बहुमत है तो इसका मतलब अगर ये राज्यसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा से मिनिमम 164 लोग एग्री करने चाहिए, मिनिमम 164 सदस्य द्वारा पास किया जाए, यानी टोटल मेंबर्स का 2/3, टोटल मेंबर्स का 2/3। फिर उसके बाद ये किसी भी सदन में लाने के बाद, जैसे राज्यसभा में लाया गया तो मैंने राज्यसभा को लिखा ना, तो अब राज्यसभा से ये कहां जाएगा? तो ये जाएगा लोकसभा में। तो अब देखिए ये कहां पहुंचा? लोकसभा, ठीक है। ये सिमिलरली लोकसभा से राज्यसभा में भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जब ये लोकसभा में पहुंचा ना, तो लोकसभा एक जांच समिति का गठन करेगी। लोकसभा का काम है जांचना, तो बनेगी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। अब इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में जिसे लोकसभा चाहेगी उसे सदस्य रखेगी। तो ये जांच समिति बनने के बाद लोकसभा को ये जांच समिति जल्द से जल्द एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कि जो चार्जेस इस प्रपत्र में हैं वो सारे के सारे चार्जेस सही हैं या नहीं। जैसे ही ये चार्जेस सही पाए गए, लोकसभा इस प्रपोजल को पास करेगी। और याद रखिएगा, जब लोकसभा इस प्रपोजल को पास करेगी तो लोकसभा को इस प्रपोजल को पास करते समय या लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करते समय यहां पर भी 2/3 बहुमत चाहिए टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस का, यानी कि 364 से कम सदस्य इस बात पर अग्री नहीं करने चाहिए। तो याद रखिए कि मिनिमम 364 सदस्य एग्री करने चाहिए। अगर आप किसी भी चीज में मेजॉरिटी देखते हो तो मेजॉरिटी आपको
इसी तरह से समझ में आती है। एक होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत, फिर होता है साधारण बहुमत, फिर होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कंसेंट ऑफ स्टेट्स आता है, फिर आता है एक ऐसी मेजॉरिटी जिस मेजॉरिटी में आपको टोटल मेंबर्स का, कुल मेंबर्स का आपको इतना 2/3 होना पड़ेगा। तो यानी कि टोटल मेंबर्स का 2/3। सेम लॉजिक है यहां पर भी, टोटल मेंबर्स का 2/3। तो अब खुद ही देख लो, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल 245 है तो 245 का 2/3 कितना होगा, तो 245 बटे 2/3, और यहाँ पे कितने हैं 543 है, 2/3। अब आप गुणा करके देख लो खुद ही, है ना, 3 8 24 और 3 एकम 3, ऐसा मान के चलो। 81 दूनी कितना हो गया, तो 81 दूनी हो गया 162। ये देखिए 164 सदस्य, देख रहे हो ना, 245 कुल का, और यहां पर भी 543 में। तो ये देखो 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 एकम 3, 181 गुणे 2 कितना हो गया, तो 181 गुणे 2 हो गया 364। ये लीजिए, इससे कम सदस्य तो मानने ही नहीं चाहिए, वरना काम नहीं हो पाएगा। तो कुल मेंबर्स का 2/3 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये पारित हो गया तो प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड, लेकिन आज तक कभी किसी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड, ना तो किसी के खिलाफ ऐसा महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया और ना कभी किसी को हटाया गया है, आज तक कभी किसी को नहीं हटाया गया। तो महाभियोग दोस्तों अब आपके समझ में आ गया है, बताइए जल्दी से। अगर आपको महाभियोग समझ में आ गया तो मतलब आपने आधी जंग जीत ली है। अब आधी जंग और बचेगी जिसको हम कल जीतेंगे, है ना। तो जैसे राष्ट्रपति है कोई व्यक्ति, तो राष्ट्रपति होने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो देखो दोस्तों, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 से ऊपर एज होनी चाहिए, और कम से कम इतनी योग्यता हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सकता हो, और साथ ही साथ कोई सरकारी नौकरी में ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये है कंसेप्ट। अभी प्रेसिडेंट के बारे में और भी चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती है उनमें वीटो पावर्स है, क्षमादान की शक्तियां हैं, पार्डनिंग पावर्स हैं, वो पावर्स के बारे में जानेंगे। और पावर्स के साथ साथ हम लोग आर्टिकल 54 को तो जान ही चुके हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और बाकी भी यहाँ पर हम लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा था, तो भारत के केस में राष्ट्र प्रमुख हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, भारत के राष्ट्रपति, और दूसरा भारत के केस में सरकार प्रमुख हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के भारत के प्रधानमंत्री। ये है। ठीक है ना, तो हटाने की प्रक्रिया अब आप लोगों को क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से। अब आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि ये महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अंडर है, और आर्टिकल 61 के अंदर लिखी हुई इस प्रक्रिया का इस्तेमाल आज तक कभी किसी के विरुद्ध नहीं किया गया है। मतलब हमारे भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया गया है। प्रक्रिया है हटाने की, पर हटाया नहीं गया आज तक। मतलब इन इतिहास में जो 75वां गणतंत्र दिवस हम मनाए ना अभी, तो 74 पूरे हो गए। इन 74 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रेसिडेंट को हम हटा दें। ठीक है दोस्तों, तो इसका पार्ट 2 कंटिन्यू होगा कल, और कल हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, शक्तियों के बारे में जानेंगे और भी इससे रिलेटेड जानकारियां। धन्यवाद। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के पास तो ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में लिखने का भी, और ख्याल रखिए। जय हिंद।